वालेकुम एवरीवन। तो अब हम करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स का आखिरी टॉपिक। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर मैंने बीच में से कोई टॉपिक स्किप किया तो इस वजह से बिकॉज वो कोई बिल्कुल भी हाई यील्डिंग नहीं था। पहले हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो बार बार आपके रिपीट होते हैं एमसीक्यूज एमसीक्यूज वगैरह में, विच आर मोर यील्डिंग टॉपिक्स। तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपको होता है कि जब भी आप किसी भी अपने डाटा को जो आपने कलेक्ट किया होता है ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो आपको कोई ना कोई कर्व मिलता है। अब हमेशा तो कर्व नहीं मिलता। सपोज आपने डाटा हिस्टोग्राम की फॉर्म में प्लॉट किया तो हो सकता है कि वो आपका इस तरह से बना हो, सॉरी रेक्टेंगल्स आपके इस तरह से बने हों कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पर पीक आ गई हो सकता है कि आपके रेक्टेंगल्स इस तरह से बने कि आपकी पीक जो आ रही है वो बिल्कुल राइट साइड पे आ रही है। कभी कभार आपके जो हिस्टोग्राम है वो इस तरह से डाटा उसका बनता है कि आपकी जो ऑलमोस्ट पीक आती है वो सेंटर में आती है और उसके दोनों साइड्स पे, मैं भी थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ, और उसके दोनों साइड्स पे जो डाटा है वो तकरीबन बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक कर्व बनाऊं, मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स पैटर्न, तो मेरे पास ऐसा बनेगा। तो अगर मेरे पास एक डाटा जो भी मैंने कलेक्ट किया उसका कर्व मेरा इस तरह बने कि जो मीन वैल्यू है, जो सेंट्रल वैल्यू है, उसके दोनों तरफ मेरा रिजल्ट जो भी मेरी डाटा का आया है वो तकरीबन 50% उसके राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 50% उसके लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देखने में ऐसे ही लग रहा है ना कि मीन वैल्यू लाइज इन द सेंटर, आधी वैल्यूज उसके राइट पे आ रही हैं, आधी उसके लेफ्ट पे आ रही हैं। इस तरह के कर्व को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, किसी भी किस्म के डाटा में ये कर्व बन सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये स्पेसिफिक डाटा होगा या ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये रिजल्ट बनेगा। सपोज ये कर लेते हैं कि हमने सिंपली ब्लड प्रेशर चेक किया एक पूरी क्लास का। ठीक है, एक क्लास थी हमारे पास जिसमें 100 लोग थे, 100 पीपल थे, और हमने सबका ब्लड प्रेशर चेक किया और हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत वेरीड आया कि हमारे पास एक मीन वैल्यू आई, सेंट्रल वैल्यू, उससे हमारे पास उस 100 लोगों की क्लास में ऐसे भी लोग थे जो ब्लड प्रेशर हाई की साइड पे थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनका एक्सट्रीम पे था वो कम थे, नॉर्मल था जिनका वो पीक पे थे, और ऐसे भी थे जो लो साइड पे थे तो जिनका लो था वो भी कम थे। सो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अमाउंट थी लोगों की ये वो थी जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था। एक एक्सट्रीम थी जिनका ब्लड प्रेशर हाई था, एक एक्सट्रीम थे जिनका ब्लड प्रेशर लो था। तो मेरे पास सारे के सारे लोग जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे नॉर्मल के अराउंड। नॉर्मल लोगों के मीन वैल्यू के, मतलब जो हमारे पास मीन वैल्यू थी उसके 50% रिजल्ट इस तरफ आए हैं, 50% रिजल्ट उस तरफ आए हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत थी कि हम इस किस्म के कर्व को इतना ख़ास नाम दें और हम इससे इतना तमाशा बनाए। ज़ाहिर कर्व तो कितनी तरह के बन जाते हैं, उसकी कुछ ज़रूरियात थी। ठीक है, कि हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन इस कर्व के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि मीन के अराउंड अंदाज़ा लग सकता है ये बात कि हमारे पास मीन के अराउंड इतनी डिस्पर्शन में कितने लोग प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले उससे पहले हम कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस कर्व के। जो भी कर्व, अगर आपके पास नॉर्मल कर्व है ना या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, पहली बात होती है उसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, यानी आपकी जो मीन वैल्यू होगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो भी सेम आएगी। मीडियन आप सब अपने पूरे डाटा को ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, और सेंट्रल वैल्यू जो लिखेंगे लेंगे वो भी वही आएगी। और मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, जाहिर सी बात है जो सबसे ऊंची पीक जिसकी बनती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग होती है, वो भी सेम आएगी। तो पहला कैरेक्टर तो इसका होता है कि मीन, मीडियन और मॉड आपके बराबर होते हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कर्व कभी भी आपका नॉर्मल कर्व नहीं दिया कहा जा सकता जब तक उसके मीन, मीडियन, मॉड बराबर ना हो। फिर दूसरा इसको बेल शेप कर्व भी कहते हैं। बेल शेप क्यों कहते हैं? बेल देखी भी अपनी घंटियां वो जो पुराने जमाने में होती थी वो ऐसे करके होती थी। ठीक है, और यहाँ पर उनका पकड़ने की जगह, तो ये क्योंकि ऐसे बेल शेप सी घंटी होती है इस चीज को बेल शेप कर्व भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास, इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं इस कर्व के थ्रू के कितनी ज्यादा डिस्पर्शन है डाटा में और कितने लोग वन डिस्पर्शन या वन स्टैंडर्ड डेविएशन में लाइक कर रहे हैं, किस तरह से। अब आपको पता है, एक तो मैंने बात की है मीन वैल्यू की। मीन वैल्यू इज द सेंट्रल वैल्यू जो कि होगी डेफिनेटली इस पॉइंट पे। ठीक है, दूसरी चीज होती है हमारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था मेजर डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मैंने ये कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन वैल्यू के अराउंड होती है। इसीलिए मेरे पास सपोज किसी डाटा की मीन वैल्यू अगर 8 है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन या उसमें
जो वैल्यूज डिस्पर्स हैं वो सपोज करते हैं 2.2 है, तो हमेशा हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को 8 प्लस माइनस 2.2 कि 8 इज आर मीन वैल्यू और इसके 2.2 प्लस ये 2.2 माइनस के अराउंड जो है हमारा सारा डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताते हैं कि कितना ज़्यादा डाटा डिस्पर्स्ड है। तो अब हमारे पास ये कर्व हमें बता देगा कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन में यानी कितनी डिस्पर्शन में कितने लोग ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। हमने जब ये डाटा प्लॉट किया डिफरेंट जगह पर तो हमें पता चला कि सपोज ये करते हैं कि यहाँ तक हमारे पास आ रहा है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि जो सेंट्रल लाइन मैंने ब्लू वाली लगाई है दिस इज माय मीन वैल्यू। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ, दिस इज माय मीन वैल्यू और उसके साइड पे इतना और उसके साइड पे इतना इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन से -1 मीन से +1, एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर। ऑलमोस्ट एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है जिसमें मीन के साइड पे दोनों तरफ बराबर बराबर लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, उसमें आपके मीन वैल्यू के अराउंड 68% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाइक कर रहे होते हैं। सपोज ये कि मेरे पास अगर एक क्लास थी जिसमें 100 पीपल थे और उनका मैंने कोई डाटा निकाला और डाटा जो है वो ऐसा कर्व बना, ब्लड प्रेशर का ही डाटा था और उसका नॉर्मल कर्व बना, तो 100 में से 68 लोग ऐसे होंगे जो कि मीन वैल्यू की 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर यानी इस एरिया में लाइक कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नियर टू मीन वैल्यू होंगे। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है वेरी नियर टू मीन वैल्यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे पास अगली चीज है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं अगली लाइन लगा रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ तक मतलब पहली लाइन यहाँ तक थी, अगली इधर तक आई और इस तरफ से यहाँ तक आई। अब इधर से लेकर इधर तक जो है दिस इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ से यहाँ तक का इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे। तो देखा ये गया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के तरह से अगर कोई डाटा हमें मिलता है तो उसमें 95% जो लोग होते हैं वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर अंदर लाए करते हैं। ठीक है, वही बात है अगर मैंने यही वाला ब्लड प्रेशर का डाटा 100 लोगों का प्लॉट किया था तो 100 में से 95 लोग 95 लोग ऐसे होंगे जो मेरी सेंट्रल वैल्यू में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के जो उसके साइड पे डिस्पर्शन है उसमें लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब जरा मैंने नीचे वैल्यूज लिखी होंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी वैल्यू पे बन रहे हैं। यानी अगर मेरा मीन ब्लड प्रेशर 120/80 था तो सपोज ये लो वाली साइड्स है तो यहाँ पर जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 100/65 और हाई साइड पे जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू थी वो है 140/95। तो मेरे पास मेरी पूरी 100 की पॉपुलेशन में से 95% ऐसे लोग होंगे जो 100/65 ब्लड प्रेशर से लेकर 140/95 ब्लड प्रेशर के होंगे। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि इसी ब्लड प्रेशर में लाइक करें, जो कि हद से ज़्यादा ख़राब नहीं है। लो वाला तो चलो फिर थोड़ा ख़राब है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। और इसी को अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक लेके जाऊँ यानी मैं एक लाइन इधर और ड्रॉ करूँ जो मेरी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के तरह से अगर कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसमें 99.7% लोग ऐसे आ जाते हैं जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस तक लाई करते हैं। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 99.7% अगर लोग कवर होंगे तो सिर्फ 0.3% ऐसे लोग हैं जो इसके भी बाद डिस्पर्स होंगे। तो इसका कर्व के हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि इससे हमें पता चल जाता है कि आपके पास मीन वैल्यू के अराउंड कितने ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मीन वैल्यू के आसपास कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने % लोग होंगे। सपोज इसका क्वेश्चन किस तरह आता है हम अपने एग्जाम्स के हिसाब से देखते हैं। आपको एग्जाम में वो आपसे नॉर्मली सिर्फ ये पूछते हैं कि आप अपने इस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं जो आपकी बुक में लिखे होते हैं और आप बता देते हैं कि मीन मीडियन मोड इक्वल है, बेल शेप है, फलाना है एंड फलाना। और दूसरा वो आपसे कई बार ये कह देते हैं कि आप बताएं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में किस तरह से ऑब्जर्वेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, कि आपने उसमें फिर क्या लिख लेना सिंपली कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% लोग लाए करते हैं, 2 में 95% और 3 में 9.7%। तो सिंपली आप नहीं लिख लेना। इसमें आपसे कोई ये नहीं कहता कि आप कैलकुलेट करके इससे हमें बताएं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। कैलकुलेशन भी आती होती थी, मतलब कर सकते हैं, आती नहीं होती थी, कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लेवल पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमसे कोई पूछता नहीं है। ठीक है, वरना ये भी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास ये कर्व हो, हमारी मीन वैल्यू हो और हमें कोई कह दे सपोज कि बताएं हमें कि 95% लोगों में इस क्लास में
अगर मेरे से कोई कहता है मुझे उसने मीन वैल्यू दे दी, यही ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि 95% लोगों का मुझे बताएं कि उनका ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होगी, ठीक है। तो 95% में कितने लोग लाई कर रहे होते हैं, सॉरी 95% लोग कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई कर रहे होते हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो फिर मैं उससे कैलकुलेट करूंगी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर लाई करें 95% लोग, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी इधर और कितनी इधर है, और इस तरह मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन बहरहाल बिकॉज ज़रूरत नहीं है तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और आखिर में एक चीज़ है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में, इवन एससीक्यू में आता होता है, इतना आसान है, इतना आसान है, और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि इसका फॉर्मूला सिर्फ ये है कि आपने स्टैंडर्ड एरर में 2 चीज़ें आपको चाहिए, ये स्टैंडर्ड एरर सॉरी एसई, इसमें आपने करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको वो क्वेश्चन में दे देते हैं कि दिस इज द होल क्वेश्चन, मतलब वो कहते हैं कि 100 लोग थे, उनका आपने डाटा कैलकुलेट किया, और डाटा की मीन वैल्यू जो है सपोज वो 10 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज ±2। नाउ कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। तो इसमें आपने मीन वैल्यू का कुछ नहीं करना है, इसको आप क्रॉस कर दें। आपको सिर्फ चाहिए अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ 2, प्लस माइनस को भी इग्नोर कर दें, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि थी 100, उनका आपने लेना है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 10 एंड इट इज इक्वल टू 0.2। तो इस स्टैंडर्ड एरर का आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब आपके पास लिखा हुआ था। आपको एससीक्यू के 5 नंबर सीधे सीधे मिल जाते हैं। बस इतनी सी बात थी। ये बायोस्टैट्स का चैप्टर खत्म होता है। किसी को कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। और अब हम एपिडेमियोलॉजी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।